हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सिंह आप सबों का केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। देखिए, केमिस्ट्री को अगर सीखना है तो जीरो मान के स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबों को पूरी तरह से जीरो मान के काम करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। अगर केमिस्ट्री कुछ नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री 9th 10th में पढ़े थे लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। अगर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए बेसिक कुछ केमिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। जब तक बेसिक केमिस्ट्री आपको जानकारी नहीं होगा तब तक आप केमिस्ट्री में बेहतर काम नहीं कर सकते। वही बेसिक केमिस्ट्री लेके आए हैं जिसको हम फंडामेंटल कहेंगे या ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सीखना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास में आप सबों का वेलकम करके। केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री को फर्स्ट हैंड में दो पार्ट में बांटे हैं। कुछ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट, और केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी पार्ट होते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में कई टॉपिक न्यूमेरिकल टॉपिक थे, सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और एक ब्रांच दिया गया जिस ब्रांच का नाम था फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। थ्योरी पार्ट में कई ब्रांचिंग आए, उस सेक्शन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ सेक्शन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ जनरल केमिस्ट्री होते हैं। और लास्ट में बायो केमिस्ट्री है। इसका मतलब केमिस्ट्री रूपी फैमिली में टोटल 5 सदस्य हैं। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जनरल और बायो। यानी कहा जाए केमिस्ट्री को अगर सीखना है तो फर्स्ट टाइम में केमिस्ट्री को हम 5 पार्ट में डिवीजन किए हैं। ऐसे तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली वे में 2 पार्ट में बांटे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में आपका फिजिकल केमिस्ट्री आता है, थ्योरी पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री रूपी फैमिली में टोटल 5 सदस्य हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जनरल और बायो, जिसमें 3 पिलर काफी स्ट्रॉन्ग पिलर है, फिजिकल का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मेनली केमिस्ट्री में 3 ब्रांच है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये दोनों छोटे ब्रांच है, जनरल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। लेकिन टोटल हम केमिस्ट्री के बारे में काम करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के साथ साथ जनरल केमिस्ट्री का भी काम करेंगे और बायो केमिस्ट्री का भी काम करेंगे। ये तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ाते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल फंडामेंटल वैसे स्टूडेंट के लिए है जो केमिस्ट्री कुछ नहीं जान रहा है। सर केमिस्ट्री आज से सीखना है, यानी केमिस्ट्री इतना तो जान लो, केमिस्ट्री जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आईआईटी का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या मेडिकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए आप काम करना चाहते हैं, हायर पाथवे के लिए अगर करियर बनाना चाहते हैं केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री को सीखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं केमिस्ट्री में जिसको कि आपको फर्स्ट हैंड में काम करना पड़ेगा। वैसे सारे पॉइंट जो छोटी छोटी बातें हैं केमिस्ट्री का, जो कि पूरे केमिस्ट्री का समराइज कहा जाए, वैसे सारी छोटी छोटी बातें को एक जगह इकट्ठा किए, उसी को हम कर दिए फंडामेंटल। इसका मतलब कि 9th 10th की बातें जो केमिस्ट्री में हायर एजुकेशन के लिए 11th 12th के लिए काम करना है, 9th 10th का ये आपका है जिसका 11th 12th में भरपूर यूज है, उस सारे को एक जगह इकट्ठा किए, उसी को हम कर दिए फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स होता है जीरो लेवल क्लास। जीरो लेवल क्लास मतलब कुछ नहीं जाना है केमिस्ट्री, वहां से स्टार्ट करना। इसी पे एक किताब लिखे थे जीरो लेवल क्लास, जो कि आप सबों को प्रोवाइड किया जाएगा। ए फर्स्ट स्टेप, ए फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग
केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सीखना है तो पहला स्टेप क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री जीरो लेवल। अगर जीरो माने हैं केमिस्ट्री को फंडामेंटल, तो फंडामेंटल में भी कई सेक्शन में बांटे हैं फंडामेंटल को। फंडामेंटल पार्ट 1, फंडामेंटल पार्ट 1 में हम जो स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्टडी करेंगे, एलिमेंट के बारे में जानेंगे, एलिमेंट है क्या, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। वही फंडामेंटल में आपको स्टडी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का स्टडी करना है। देखो जी, एलिमेंट के बारे में अगर कहा जाए कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं, जो सारे के सारे नॉन एलिमेंट है, सारे को केमिस्ट्री में एक अपना घर दिया गया, प्रॉपर घर में उसको अरेंजमेंट किया गया है, जिस घर का नाम होता है पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट का स्टडी करना दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करना। इसका मतलब केमिस्ट्री स्टार्ट भी होता है पीटी से और एंडिंग भी करता है पीटी पे। अगर केमिस्ट्री को समझना है तो पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसी को फंडामेंटल पार्ट 1 में लाए। एलिमेंट का स्टडी करना फंडामेंटल पार्ट 1 में, दैट मीन्स करने का मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करना। पीरियोडिक टेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। देखो जी, जब जीरो माने पूरी तरह से, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। आपको पहला काम करना है फर्स्ट वर्क। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो पहला काम करना है 1 to 54 सिंबल याद करना। 1 से 54 तक सिंबल लगातार आपको याद करना है। 1 से 54 तक सिंबल याद करना है। देखो जी, इसको टेबल बाय टेबल बना लेना है। 10 एलिमेंट का एक टेबल बनाना है। टोटल 5 टेबल को आपको याद करना है। और 9th 10th वाले स्टूडेंट तो कम से कम 1 से 20 तक तो ऐसे याद है। बहुत सारे स्टूडेंट को 1 से लेकर 30 तक याद है। अगर नहीं भी है तो 1 से 30 तक याद करना बहुत ही आसान, बड़ी आसानी से आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो 1 से 30 तक आसानी से याद हो जाएगा। 30 के बाद आपको याद करना है। इसका मतलब लगातार 1 से 54 तक सिंबल आपको याद करना। इसको स्टेप बाय स्टेप, जिसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करें। पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टूलेरियम और जेनॉन। लगातार हम 54 तक बोले। ये 54 तक आपको कंसेप्ट याद रखनी चाहिए। नाम और सिंबल लगातार याद करोगे तो एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो जाएगा। तो नाम और सिंबल याद होनी चाहिए। हम कहाँ करें, पूरा पीटी याद करो। 114 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है, लेकिन सारे एलिमेंट को हम नहीं कर रहे याद करने का। अगर केमिस्ट्री सीखना है 1 से 54 तक सिंबल आपको याद होनी चाहिए। ये समझ लो कि 1 से 54 तक एलिमेंट जो होता है केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होते रहता है। इसलिए इसका लगातार नाम आपको याद रखिए, सिंबल इसका, एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए। ये आपका काम है, ये आपको करना है। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो करना पड़ेगा। इतना पूर्ण विश्वास रहना चाहिए कि जितना हम मेहनत केमिस्ट्री सीखने के लिए, उतना अगर आप भी मेहनत कीजिएगा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोप कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री आपका आगे चल के केमिस्ट्री में आपको अच्छा स्कोप करेंगे आप। केमिस्ट्री ही आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा अगर मेहनत करोगे तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। 1 से 54 तक सिंबल आपको याद करना है। चलिए, ये आपके लिए काम है। स्टार्टिंग करते हैं यूनिवर्स से। केमिस्ट्री सीखना है, यूनिवर्स से स्टार्ट करें। हम जीरो मान के यूनिवर्स के बारे में बात करें। यूनिवर्स ऐसे ही ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो ब्रह्मांड तो इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड टर्म है। बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, बहुत सारी बातें अननोन है, बहुत सारी बातें। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से ब्रह्मांड को 2 पार्ट में बांटा गया।
ब्रह्मांड यूनिवर्स में या तो हमारा सब्सटेंस होता है, यूनिवर्स को दो पार्ट में बांटा गया, या तो हमारा सब्सटेंस है या एनर्जी है। यूनिवर्स में या तो सब्सटेंस होता है या एनर्जी है, और ये भी देखा गया जहां सब्सटेंस है वहां एनर्जी है, जहां एनर्जी है वहां सब्सटेंस। इसका मतलब कि सब्सटेंस और एनर्जी एक दूसरे के पैरेलल है। अगर कहीं सब्सटेंस है तो वहां एनर्जी है। जैसे सौर मंडल के बारे में बात करें, हम कोई एक सौर मंडल में आते हैं जिसमें सन है, सन के चारों ओर ढेर सारे प्लैनेट हैं, उसी में पृथ्वी भी है। पृथ्वी सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है, कुछ नहीं तो कम से कम आपका काइनेटिक एनर्जी है पृथ्वी। मूविंग बॉडी में कोई भी मूविंग बॉडी है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जहां भी सब्सटेंस होगा वहां एनर्जी होगा, जहां एनर्जी है वहां सब्सटेंस है। चलिए आगे चल के सब्सटेंस के बारे में अगर बात करें, सब्सटेंस को कई सेक्शन में बांटा गया है। बेसिकली सब्सटेंस को हम तीन पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। सब्सटेंस हैविंग सम एनर्जी, जिसके पास कुछ न कुछ एनर्जी हो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस को आगे चल के तीन स्टेट में बांटा गया। कुछ फिजिकल स्टेट होते हैं, फिजिकल स्टेट, कुछ केमिकल स्टेट होते हैं, कुछ आपका रेडिएशन स्टेट होता है। फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट और रेडिएशन स्टेट, तीन स्टेट होते हैं सब्सटेंस में। फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट और रेडिएशन स्टेट। देखो जी, फिजिकल स्टेट के बारे में अगर बात करें, ऐसे तो टोटल 5 स्टेज होते हैं सब्सटेंस का। फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, रेडिएशन स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और ब्राउन आइंस्टीन स्टेट। लेकिन अभी तो हम जीरो माने, केमिस्ट्री कुछ नहीं जाना, वहां से स्टार्ट करें। इसलिए अभी तीन ही के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल, केमिकल और रेडिएशन। आगे प्लाज्मा स्टेट के बारे में बताएंगे, ब्राउन आइंस्टीन स्टेट के बारे में काम करेंगे। चलिए फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो फिजिकल स्टेट में 3 सेक्शन आता है। कुछ आपका सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैस होते हैं। फिजिकल स्टेट में 3 है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठोस, द्रव और गैस वेल नोन है, पहले से आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड कहेंगे जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट हो, उसको हम सॉलिड कहते हैं। जिसका शेप इनडिफिनिट बट वॉल्यूम डिफिनिट होगा उसको हम लिक्विड कहेंगे। गैस करें तो दोनों को दोनों क्या होगा? इनडिफिनिट होगा, वॉल्यूम भी और आपका शेप दोनों क्या होगा? इनडिफिनिट होगा। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस वेल नोन है। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पहले से भी जाने, 9th 10th में पढ़े होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। जैसे हमारे पास ये पेन है, पेन हमारा क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। एक गिलास वाटर लेते हैं, वाटर क्या है? तो आपका लिक्विड सब्सटेंस। एयर के बारे में बात करें तो ये गैस सब्सटेंस है। इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस बड़ी आसानी से देख के आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हम और आप हैं क्या, आपके बारे में कहा जाए, किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि तुम क्या हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जनरली ये सवाल जब पूछते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं हम सॉलिड हैं सर। लेकिन हमने कहा कि सॉलिड का तो शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है। अगर वाकई में आप सॉलिड हैं तो क्या 10 साल पहले आपका शेप और वॉल्यूम वही था? 10 साल बाद शेप और वॉल्यूम क्या वही है? नहीं। इसका मतलब आकार और आयतन दोनों चेंज कर रहा है। हम तो सॉलिड नहीं है। अगर हम सॉलिड नहीं तो क्या हम लिक्विड हैं? क्या हम गैस हैं? नहीं, ना ही हम सॉलिड हैं, ना ही लिक्विड हैं, ना ही गैस है। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस नॉन लिविंग सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं।
और हम तो लिविंग सब्सटेंस है। और लिविंग सब्सटेंस जो होता है वो कंपोजिशन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। कंपोजिशन, इसका मतलब हम आ रहे, हमारे शरीर में ब्लड है, 5 लीटर ब्लड है, वो रोटेट कर रहा है तो वो लिक्विड है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते भी हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में गैस भी है। हमारा शरीर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से मिलकर बना है। इसका मतलब लिविंग सब्सटेंस कंपोजिशन होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, लेकिन नॉन लिविंग सब्सटेंस परफेक्टली सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। चलिए तो अगला देखते हैं, फिजिकल स्टेट के बाद केमिकल स्टेट के बारे में बात करें। केमिकल स्टेट, केमिकल स्टेट के बारे में बात करें तो केमिकल स्टेट को 2 पार्ट में बांटा गया। कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस, कुछ इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस के बारे में अगर बात करें, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में आपका 2 आता है, या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस में एक ही आता है, आपका मिक्सचर आता है। ये तो बात से एलिमेंट में तो हमको स्टडी करना है, एलिमेंट के बारे में ही डिटेल से स्टडी करना है। लेकिन चलिए तो केमिकल स्टेट का रेडिएशन स्टेट के बारे में देखते हैं, फर्दर आएंगे। रेडिएशन स्टेट के बारे में बात करें। उत्सर्जन अवस्था, रेडिएशन स्टेट दैट मीन्स उत्सर्जन अवस्था के बारे में बात करें, कहेंगे रेडिएशन स्टेट वैसा स्टेट होता है सब्सटेंस का जिसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हो, लेकिन ना ही मास होता है, ना ही शेप है, ना ही वॉल्यूम है। मतलब वैसे सब्सटेंस को रेडिएशन स्टेट में रखा गया है जिस मास लेस होनी चाहिए। मास लेस सब्सटेंस रेडिएशन स्टेट में आता है, वॉल्यूम लेस होता है, ना ही मास होगा, ना ही वॉल्यूम होगा, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे जैसे सब्सटेंस के बारे में तो 9th-10th में पढ़े थे, जिसके पास आकार हो, आयतन हो, जगह क्षेत्रता हो तथा जिसमें भार हो, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ना ही आकार होता है, ना ही आयतन होता है, ना ही जगह क्षेत्रता है और ना ही उसमें भार होता है। वो स्टेट कौन सा स्टेट होगा? रेडिएशन स्टेट। रेडिएशन having some energy but no ना ही मास होता है, ना ही, को हम रेडिएशन स्टेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कहा जाए, बेस्ट एग्जांपल इसका आता है फोटोन। एक होता है प्रोटोन और दूसरा है फोटोन। प्रोटोन जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटोन होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और सन से जो निकलती है रे, उस रे को हम कहते हैं फोटोन। फोटोन दैट मीन्स सनलाइट। सनलाइट, इसको हम कहते हैं फोटोन, सनलाइट। इसका मतलब फोटोन के पास वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आप सुनेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का वेलोसिटी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से मूव करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होता है। लेकिन इस पे मास क्या होता है? 0 होता है। मास आपका 0। तब मास 0 होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 12 mv² होता है। वेलोसिटी है लेकिन 0 है,
अगर मास जीरो है तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो होता है, यानी इसके पास एनर्जी कौन सा होगा। तो आप जानते हैं लाइट के पास एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, लाइट के पास आपका हीट एनर्जी होता है। देखो ये अक्सर एक सवाल मन में आता है कि इंसान के बारे में, कि देखिएगा कि एक स्टूडेंट पूछा गया कि इंसान जो है किससे डरता है, गोली से या बंदूक से, किसी स्टूडेंट से पूछे अगर सवाल पूछा गया तो हो सकता है बंदूक से, किससे डरते हैं सर। हमने कहा ना ही बंदूक से ना ही हम तो डरते हैं। वाकई में तो वो गोली अगर फेंकते हैं उसमें वेलोसिटी आपका नहीं होता है, कम होता है, जिसके कारण कोई इफेक्ट नहीं, आसानी से कैच लेंगे। लेकिन वही गोली अगर बंदूक से निकलता है हाई वेलोसिटी के कारण, वो 60 ग्राम का मास का गोली 60 केजी इंसान पे भारी पड़ता है। इसका मतलब हम डरते किससे हैं, तो वेलोसिटी से। और वेलोसिटी तो लाइट के पास काफी ज्यादा है, लेकिन इससे डर नहीं लगता। इसके पीछे काउज क्या है, इसका मास क्या है, जीरो है। इसमें एनर्जी होता है, कौन सा एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो ये तो रेडिएशन स्टेट के बारे में बात करें। रेडिएशन स्टेट के बाद आते हैं थोड़ा सा मिक्स के बारे में काम करें। मिक्सचर है क्या, मिक्सचर कहेंगे आपका दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं तो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, मिश्रण। लेकिन दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाने से कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहां ध्यान रखना, मिक्सचर के बारे में कहते हैं, अक्सर देखिएगा स्टूडेंट्स पूछते हैं मिक्सचर के बारे में, कहता है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं मिक्सचर। ये बात सही है, एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलने से मिक्सचर भी बनता है, और एक से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिलाएंगे तो रिएक्शन करके कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होनी चाहिए मिक्सचर के लिए। और भी याद रखना, मोर देन वन नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस से बना होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर मेड अप ऑफ more than one non-reactive substance। जो एक से ज्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, मेड अप ऑफ मोर देन वन नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, एक से ज्यादा नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस से अगर बनेगा तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो तो रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव के बारे में थोड़ा सा बेहतर समझते हैं कि रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव है क्या। जैसे कहा जाए दो सब्सटेंस को हम मिलाते हैं, H2 हो गया प्लस O2, आपस में मिलाते हैं, यहां से बनता है H2O। H2 प्लस O2 को मिलाएंगे क्या बनेगा, H2O। जैसे N2 है प्लस H2 आपस में कंबाइंड करता है तो यहां से बनता है NH3। इक्वेशन अनबैलेंस है, बैलेंस करेंगे तो यहां पे आपका 1/2 लगा देंगे, यहां आपका लगा देंगे 3, यहां रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि ये तो हमारा कंपाउंड है, ये क्या कहलाता है, कंपाउंड। दो सब्सटेंस को मिलाए तो कंपाउंड का फॉर्मेशन, इसका मतलब ये सब्सटेंस हमारा कहलाता है रिएक्टिव सब्सटेंस, इसको कहते हैं रिएक्टिव सब्सटेंस। जैसे एयर के बारे में बात करें, एयर में कई गैस हैं, एक्सेस अमाउंट में आपका नाइट्रोजन गैस होता है, N2 गैस। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट में जो गैस आता है वो है ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, बाकी अदर गैस, अदर गैस। इसका मतलब एयर में कई गैस हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में। यहां एयर के बारे में अगर बात किया जाए तो एयर हमारा मिक्सचर होता है, एयर मिक्सचर है, ये कंफर्म है, एयर हमारा मिक्सचर है।
इसका मतलब ये मिक्सचर है, तो इसका ये सारे सब्सटेंस यहाँ पर कौन सा नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। अब यहाँ पे फिर सवाल आता है कि सर N2 और O2 को आप कर रहे हैं नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, जबकि यहाँ O2 और N2 जो है रिएक्टिव सब्सटेंस है। इसका मतलब कि रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव रियल में है क्या? देखो जी, रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव एक तरह का स्टेज होता है। सब्सटेंस को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो रिएक्टिव हो जाता है, नॉन फेवरेबल कंडीशन है तो नॉन रिएक्टिव है। फेवरेबल कंडीशन मतलब कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन किसी भी कंडीशन पे वो रिएक्शन शो नहीं करता। एक पार्टिकुलर कंडीशन अगर टर्म एंड कंडीशन लगाया जाए तब नाइट्रोजन रिएक्टिव शो करता है, ऑक्सीजन रिएक्टिव शो करता है। इसका मतलब उसी टर्म एंड कंडीशन को तो रीड करना है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है केमिस्ट्री में। इसका मतलब कौन सा टर्म एंड कंडीशन चाहिए इसको सब्सटेंस को, जैसे ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करके अमोनिया बनाया, मतलब कि इसके लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर होगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइवर प्रोसेस, जिसको याद रखना पड़ेगा। ये इसी को तो आगे पढ़ेंगे रिएक्शन में, इसलिए रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यानी रिएक्टिव और ये फेज है एक तरह का फेज, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस एक अवस्था होता है। ये हमारा अभी सॉलिड है, हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे ये लिक्विड हो जाएगा। इसका मतलब कि टर्म एंड कंडीशन लगा के सब्सटेंस को रिएक्टिव बनाया जाता है और नॉन रिएक्टिव भी। तो ये एयर में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे है वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है रिएक्शन का, इसलिए वो नॉन रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्टिव होता है। इसका मतलब कि एयर में हमारा मिक्सचर है, 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस मिलेगा तो मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। आगे चल के मिक्सचर को 2 पार्ट में बांटा गया, मिक्सचर को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया। मिक्सचर में कुछ होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, कुछ होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कुछ हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, कुछ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कहते किसको हैं? कहेंगे वैसा टाइप का मिक्सचर जो एक ही फेज से बना होता है, मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कहेंगे मेड अप ऑफ सेम फेज, एक ही फेज का होगा तो होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस कहेंगे मेड अप ऑफ डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज के मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब यहाँ पर फेज, सेम फेज और डिफरेंट फेज, इसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका कहा जाए NaCl नमक के बारे में बात करें, के बारे में बात, यहाँ से क्या लिक्विड, जब इसको मिलाएंगे सॉलिड और लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? परफेक्टली क्या हो जाएगा? लिक्विड। इसका मतलब क्या आ गया? एक फेज में आ गया। तो उस मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहां पे एग्जांपल में सॉइल प्लस वाटर, यहां सॉइल को वाटर में, सॉइल प्लस वाटर यहां से मिक्सचर बना। सॉइल हमारा सॉलिड, वाटर लिक्विड। अब ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा या लिक्विड? यहां पर समस्या है।
प्रॉब्लम आ गया फिर कि सॉलिड होगा या लिक्विड। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, अगर एक्सेस अमाउंट में सॉइल रहेगा तो सॉलिड होगा, लिटिल अमाउंट में सॉइल होगा तो वो लिक्विड। एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक गिलास वाटर लिए, उसमें कुछ अमाउंट में 4 चम्मच हम सॉइल को, जब पूरी तरह से रोटेट कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चलाएगा। इन 4 घंटे, 4 घंटे बाद क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बैठेगा, फ्रेश वाटर ऊपर चलाएगा। अगर आप बात करें कि एक गिलास में 4 चम्मच नमक मिला दिए और उसको पूरी तरह रोटेट कर दिए, तो क्या 4 घंटे बाद नमक सारे के सारे नमक नीचे बैठ जाएगा? नहीं, वो पूरी तरह घुल गया। इसका मतलब वो सेपरेशन नहीं होगा, लेकिन यहां घुला नहीं है पूरी तरह से, इसलिए कुछ समय के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, सॉलिड अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है। इसका मतलब सॉलिड और लिक्विड से मिक्सचर फॉर्म, यानी डिफरेंट फेज में आ जाता है। इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कुछ और बेहतर एग्जांपल देते हैं, जैसे आपको कहा जाए मिल्क के बारे में बात करें, प्लस वाटर, यहां से मिक्सचर बना। अगर एक गिलास वाटर लिया गया, एक गिलास मिल्क लिया गया, दोनों जब सेपरेट सेपरेट है तो बड़ी आसानी से देख के बता सकते हैं कि किसमें वाटर है किसमें मिल्क है। लेकिन दोनों को मिला दिया जाए तो जब मिलने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कितना क्वांटिटी वाटर का है, कितना क्वांटिटी आपका मिल्क का है। ठीक है, जब आप मिलाएंगे और उस किसी आदमी थर्ड पर्सन से पूछा जाए कितना वाटर है कितना मिल्क है, तो पता नहीं चलता। इसका मतलब वो पूरी तरह से मिल गया। इसलिए कौन सा मिक्सचर कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब वैसा मिक्सचर जिसको हम देख के नहीं बता सकते वो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा एग्जांपल इसमें कहा जाए तो ऑयल के बारे में बात करें, ऑयल प्लस वाटर। अब जब देखो दोनों को दोनों लिक्विड ही है, अब यहां से मिक्सचर बनाए, कोकोनट ऑयल और वाटर दोनों अलग अलग गिलास में है। एक गिलास में कोकोनट ऑयल को रखें, एक गिलास में आपका वाटर को रखें, तो दूर से देख के आप नहीं बता सकते किसमें वाटर है किसमें कोकोनट ऑयल है, क्योंकि दोनों का कलर लगभग सिमिलर होता है। लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो बड़ी आसानी से आप देख के बता सकते हैं कितना वाटर है कितना ऑयल है। दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग फेज में चलाएगा, और अलग अलग फेज में आया, इसका मतलब वो कौन सा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब तो ये समझ में आ गया होमोजीनियस मिक्सचर है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब वैसा मिक्सचर जिसको हम देख के नहीं बता सकते, वो मिक्सचर हमारा कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे मिक्सचर जिसको हम देख के बता सकते हैं वो मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे आपका कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड। मेन तो एलिमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी करना है, तो अगले लेक्चर में हम एलिमेंट के बारे में काम करेंगे। धन्यवाद।